Hello students, myself Monica Sharma from New English Junior College, Commerce Department. Students, today we will learn that is 12th Economics chapter 3, that is demand analysis, and this is our fourth lecture on this topic, and today our subtopic is law of demand. Previously we have done in the previous lectures हमने मीनिंग कंसेप्ट टाइप्स और डिटर्मिनेंट्स देखे थे ऑफ डिमांड के एंड इन दिस लेक्चर इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे सो लॉ ऑफ डिमांड लिखने के लिए आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है एंड यू हैव टू राइट आपको ये स्टेप्स में लिखना है वो स्टेप्स मैं आपको समझाती जाऊंगी और फिर आई विल शो यू और एक साथ भी दिखा दूंगी ठीक है सो लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन दिस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने रिलेशनशिप दिखाया था किसका प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्राइस की वजह से कैसे कंज्यूमर डिमांड पे असर कंजम्पशन पे असर दिखाता है कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है तो वही रिलेशनशिप इसमें दिखाया गया है इंट्रोडक्शन के बाद आप इंट्रोडक्शन चाहिए लिखिए नहीं लिखिए आपके ऊपर है बट स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसका नाम लिखा हुआ है दैट इज प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल सो इफ यू कैन स्टार्ट लॉ ऑफ डिमांड विथ स्टेटमेंट ऑफ लॉ और विथ द इंट्रोडक्शन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सो यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट देखो क्या है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड इसका मतलब है जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड कम होता है ये दिखाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड और जैसे ही प्राइस कम होगा लार्जर क्वांटिटी डिमांड होगा और यहाँ पे आपको सिंबॉलिकली भी दिखाया गया है कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो रहा है ऐसे एरोज में अगर आपने लर्न किया तो आपको बहुत इजी होगा ये स्टेटमेंट लर्न करने के लिए फिर आता है सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है लिखिए नहीं लिखना है तो बट ये सिंबॉलिकली जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे अदर वर्ड्स में देखो सिंपल वर्ड्स में कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट जो दूसरे फैक्टर्स है अभी दूसरे फैक्टर्स क्या हैं जैसे टेस्ट है फैशन पॉपुलेशन इनकम वो हम आगे अजम्पशंस में देखेंगे और हमने ऑलरेडी ये फैक्टर्स हमने देखे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में तो आपको बिल्कुल इजी होगा ये टॉपिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ डिमांड बहुत इम्पॉर्टेंट है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट आई होप आपको अदर फैक्टर्स समझ में आए जैसे टेस्ट फैशन टैक्स आप डिटर्मिनेंट्स याद कीजिए P3 नेस्ट ILA लेबर ऑल दीज थिंग्स जैसे टैक्स हुआ एंड प्राइस हुआ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तो ये सब फैक्टर्स आपने याद किए होंगे तो आपको बिल्कुल इजी होगा ये लॉ ऑफ डिमांड इफ द प्राइस वही बात आ गई इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस demand of its fall and when the price of the commodity falls the demand of that commodity rises it shows the inverse relationship ये word आपको आगे हर जगह दिखेगा तो ये क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बेस ही इस पे है किसका किसका बेस है वो रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड और सिंबॉलिकली देखिए यहाँ पे D कैपिटल X
is equal to function. F stands for function and P stands for price. And what is this X? X is the commodity. ठीक है, तो यहाँ पे dx means demand for a commodity, f is a function of price of a commodity. Clear students? और यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप सेम आपको ये पिक्टोग्राफी दिखाया गया है, जैसे आपको याद पड़ जाए. जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड फॉल होता है, क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, सो वी मूव फर्दर. यहाँ पे आता है आपका डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल में आपने इंडिविजुअल डिमांड कर्व किया था, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल भी किया था, वैसा ही है ये. यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है. द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट इज एक्स, एंड एक्स एक्स मीन्स इज अ कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी हो सकती है, राइस, मैंगो, पोटैटो, ऑनियन, एनीथिंग. तो उसका प्राइस पहले ज़्यादा होता है 50 रुपीज़, तो उसका क्वांटिटी डिमांड 1 kg कंज्यूमर करता है. जैसे ही प्राइस फॉल होता है, कंज्यूमर जो है वो डिमांड बढ़ा देता है. तो 50 रुपीज़ जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है तो 1 kg वो डिमांड करता है. जब 40 रुपीज़ उसका प्राइस फॉल हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, और उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा. 2 kg होगा, फिर 30 पे 3 kg, 20 पे 4 kg, 10 पे 5 kg. ओके, फिर उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है इस टेबल को अपने वर्ड्स में, कि जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी 50 रुपया होता है, 50 रुपीज़ होता है, तो क्वांटिटी डिमांड इज 1 kg. फिर आपको दिखाना है कि प्राइस फॉल हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when the price falls from 50 to 40, the quantity demand raised from 1 to 2 kg. Similarly, when the price is 30, the quantity demand by the consumer, quantity demand कर रहा है consumer ज़्यादा की 3 kg, क्योंकि उसके पैसे बच रहे हैं. ये consumer का behavior होता है कि जैसे ही price कम होता है वो demand बढ़ा देता है. तो ये कौन सा रिलेशन दिखा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? अगेन यू हैव टू स्टेट, आपको फिर से ये बताना है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. तो इसी डिमांड शेड्यूल को आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना है. लॉ ऑफ डिमांड तभी ही कंप्लीट होगा जब आप स्टेटमेंट, शेड्यूल और ग्राफ बनाओगे. और एक पॉइंट है अजम्पशंस, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी. पहले आपको ग्राफ समझना है. ग्राफ 2 डायमेंशनल फिगर है. यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांड इन केजी दिखाना है, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 की टेबल लग रही है, 50, 40, 30, 20 एंड 10. सेम यहाँ पे 10 की स्केल लेनी है आपको ग्राफ पे. नॉर्मल पेपर पे ही आपको ड्रॉ करना है, जो आपका एग्जाम पेपर होगा. ग्राफ की ज़रूरत नहीं है. सो 10, 20, 50 इज योर प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जब 50 रुपए की कमोडिटी होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg. And when the price is 40 rupees, the quantity demand is 2 kg. 30, 3 kg. 20 rupees, 4 kg is demanded. 10 kg, 5 kg. Sorry, 10 rupees, 5 kg is demanded. So we get the curve that is slopes downward from left to right. ये क्या रिलेशन दिखा रहा है? अगेन आई टोल्ड यू कि ये वर्ड आपको हर जगह रिफ्लेक्ट करवाना है, दैट इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप. फिर इस ग्राफ को आपको लिटिल बिट एक्सप्लेन करना है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है, और आपका नटशेल क्या कर्व कौन सी आ रही है. आपके पास कर्व आ रही है लेफ्ट टू राइट. बट यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट
नहीं होता है। इसके बाद आपको assumptions लिखने होते हैं। assumptions का मीनिंग पहले आपको समझना है। पहले मैं आपको assumptions का मीनिंग समझा रही हूँ, वो आपको पेपर में लिखना नहीं है, बट जैसे वो आपके समझ में आ जाए कि व्हाट इज assumption, तो उसके लिए आपको मैं पहले मीनिंग बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे assumption की मीनिंग लिखी हुई है। Assumption, something that you accept as true without questioning or proof. मतलब साइंटिफिक प्रूफ आप नहीं मांग रहे हो, आप क्वेश्चनिंग भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हो कि ये इसने कहा, हाँ हाँ ऐसा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे सब मान लेते हैं कि हाँ ये सब मेरे अपने हैं, तो वो क्या assumptions पे उसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में एक पर्सन गिर रहा है कहीं हाइट से, बट वो पर्सन सोच रहा है, एज्यूम कर रहा है कि दे विल कैच मी। तो एज्यूम कर रहा है, जरूरी नहीं है नीचे जो खड़े लोग हैं वो उसको कैच करें। तो बट जो पर्सन गिर रहा है उसका अजम्पशन है कि दे विल कैच मी, बट इट डिपेंड्स ऑन दिस पर्सन, पर ये इन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उनको कैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये assumption की मीनिंग है। जैसे आपको समझ में आए, ये आपको एग्जाम्स में नहीं लिखना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिज एक्शंस वर बेस्ड ऑन फॉल्स assumption। डिपेंड करता है कि आपके assumptions ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आपने विदाउट क्वेश्चनिंग एंड प्रूफ आपने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये मीनिंग है assumptions का, कि आप रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हो। तो यही लॉ ऑफ डिमांड में assumptions हैं, जिसके ऊपर ये पूरा लॉ तैयार होता है। जो हमको डिमांड कर्व मिल रही है ना लेफ्ट टू राइट, वो इस assumptions पे ही बेस्ड है। माय डियर स्टूडेंट, जो अदर फैक्टर्स थे ना कांस्टेंट, वही ये सब अदर फैक्टर्स हैं। उसमें फर्स्ट फैक्टर है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अब कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे आप ये पिक्चर देखिए, ये देखिए क्या दिखा रहा है, बैलेंसिंग दिखा रहा है। तो यही कांस्टेंट लेवल है, जिसमें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं दिखा रहे हो, ना लेफ्ट ना राइट। तो यही मीनिंग है कांस्टेंट की। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट, देन कंज्यूमर्स इनकम शुड बी रिमेन कांस्टेंट। अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ डिमांड परफेक्टली लेफ्ट टू राइट डिमांड का फॉल हो, और प्राइस जब ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो, तो आपको कंज्यूमर की जो इनकम है वो हमेशा कांस्टेंट ऐसे एज्यूम करनी है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि इनकम का बिहेवियर कैसे होता है कंज्यूमर की तरफ, जैसे ही इनकम बढ़ती है वो क्या करता है, परचेज बढ़ा देता है, उसका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, तो वो सोचता है कि मैं हाई क्वालिटी या हाई प्राइस वाले गुड्स खरीदूं और उसको कंज्यूम करूं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बट यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में हमको वो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, सो द सेकेंड इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये हमने डिटर्मिनेंट्स में किया था माय डियर स्टूडेंट, कि पॉपुलेशन और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट यहाँ पे आपको दिखाना है कि पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही साइज चेंज होगा डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमको एज्यूम करना है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज, मतलब कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे आप वाइस वर्सा उसका कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा सकते हो कि एनी अगर चेंज होता है साइज में कंट्री के पॉपुलेशन में, तो उसका असर किस पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट किस पे होगा, टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कमोडिटी एक ही वर्ड से। द थर्ड assumption is price of the substitute good। आपको याद होगा substitute goods मतलब parallel goods होते हैं, सेम प्रोडक्ट होता है बट अलग अलग कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है, उसका प्राइस डिटरमाइन करती है। आई हैव प्रीवियसली आपको मैंने एग्जांपल दिया था कोको कोला एंड पेप्सी का। तो कोको कोला और पेप्सी दोनों कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो उन दोनों का जो
प्राइस है, यहाँ पे हमको एज्यूम करना है कि दोनों का प्राइस कांस्टेंट है, किसी के भी प्राइस में चेंजेस नहीं आ रही है। अगर थोड़ा सा ही चेंज आएगा तो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होएगा। तो इसके लिए हमको एज्यूम करना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स सिर्फ पेप्सी या कोको कोला नहीं, बट यू कैन हैव द सब्स्टिट्यूट्स लाइक व्हाट वी से शूज एंड सॉक्स, पेन एंड इंक, ये सब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सो सो यहाँ पे हमको एज्यूम करना है कि यहाँ पे उनका प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके, विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव फर्दर। The price of the complementary goods remain constant. It is assumed that the price of the complementary goods remain unchanged. यहाँ पे unchanged मतलब complementary goods means जैसे fuel and car, ये दो एक complementary goods हैं। अगर एक का भी प्राइस ऊपर कम या ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड पे असर पड़ता है। तो ऐसे हमको सोचना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही किसी भी गुड्स वन गुड में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर एक भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज हुई तो उसका इफेक्ट डिमांड पे ज़रूर पड़ेगा। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए हमको सोचना है कि प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। द फिफ्थ इज नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंज इन द प्राइस। अगर फ्यूचर में कंज्यूमर को ऐसे फील हुआ कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो एट प्रेजेंट वो ज़्यादा परचेस करता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू, आजकल जैसे लॉकडाउन हुआ था तो तब कैसे था, एसेंशियल गुड्स को लोगों को लग रहा था कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसके लिए वो लोग क्या कर रहे थे, उसको ज़्यादा खरीद रहे थे। तो यहाँ पे अगर अगर उन लोग ने सोचा कि फ्यूचर चेंज होगा तो ही विल बाय मोर, तो हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या एज्यूम करना है कि देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट a rise in the price in future then he may demand more, तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। द सिक्स्थ इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन। क्योंकि आपको पता है हैबिट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कॉफ़ी एंड नेस्कैफ़े एंड ब्रू कॉफ़ी का, तो अगर आप हैबिचुअल हो नेस्कैफ़े के तो आप उसको ही परचेज करोगे, राइट। बट हमको यहाँ पे सोचना है कि किसी भी कंज्यूमर के टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस में चेंजेस नहीं आ रही है, और इवन फैशन जो 6 मंथ्स में चेंज होता है उसमें भी हमको अजम्पशन लेना है कि देयर इज नो चेंज इन फैशन ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हमने ये एजम्पशन किया तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो यही डियर स्टूडेंट्स अदर थिंग्स हैं जो कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियसली समझा दिया, जिसमें बिल्कुल चेंज नहीं है, बैलेंस्ड है। ठीक है, द लास्ट assumption is no change in taxation policy, क्योंकि टैक्स थोड़ा सा ही अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो उसका प्राइस पे फर्क पड़ता है, प्राइस बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट का, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड फिर से एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, देखो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वेरियस गुड्स। सो यहाँ पे हमको एज्यूम करना है कि टैक्सेशन पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड तभी ही आपका कंप्लीट होगा जब आप एजम्पशंस लिखोगे,
और जब एग्ज़ाम में लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ़ पूछा गया है, तो आप कंप्लीट लिखोगे। आप कैसे लिखोगे? आई विल शो यू। जस्ट हैव अ रिकैप ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। सी, ये है आपका सही तरीका, एक राइट वे टू अटेम्प्ट द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखिए, नहीं लिखिए आपके ऊपर है, बट स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टेटमेंट में आपको प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल का नाम लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा, वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। उसके बाद आप सिंबॉलिकली दिखाइए। उसके बाद आपको लिखना है डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। देन यू हैव टू ड्रॉ द डिमांड कर्व। उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है। और जो डी पार्ट है लॉ का, वो है आपको लिखने हैं assumption, जो 7 assumptions हैं। First one is constant level of income. Second is no change in size of population. Third is price of substitute goods remain constant. Price of complementary goods remain constant. No expectation about future change in price. No change in taste, habit, preference, fashion, etc. And the last one is no change in taxation policy. ये बार बार पॉइंट्स मैं क्यों रिपीट करूं? जैसे आपके दिमाग में ये फीड हो जाए, यू शुड रिमेंबर इट। इसके लिए वी आर आई एम ट्राइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ये तरीका है आपका लॉ ऑफ डिमांड लिखने का। यहाँ पे 4 पॉइंट्स में आपको लॉ को कंप्लीट करना है। फिर एग्जाम में assumptions नोटेड हो या ना हो, आपको assumptions लिखने ही हैं, क्योंकि assumptions नहीं लिखोगे तो लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या, कोई भी लॉ कंप्लीट नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।